Hello friends, welcome back in my new video and myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk about next part of cellular respiration and second pathway is Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल जो है वो जस्ट कनेक्टेड लिंक है किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। और ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही कंप्लीट होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तीन तीन कार्बन का मॉलिक्यूल। तो जैसे ही पायरुवेट जो बनते हैं वो पायरुवेट कहाँ पे एंटर करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि दो प्रकार के उनके जो फैट है या उनका जो फ्यूचर है वो हो सकता है। या तो पायरुविक एसिड से क्या बने कि एन एरोबिक कंडीशन हो तो वो हो सकता है उनका फर्मेंटेशन हो, या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, अपन लैक्टिक एसिड कहें या एल्कोहल का फॉर्मेशन कहें। और यदि एरोबिक कंडीशन हो जो रेस्पिरेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है इन अपन जो बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल में। और पायरुवेट कहाँ पे एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले देखते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में कि क्रेब्स साइकिल क्या है। तो क्रेब्स साइकिल को अपन देखते हैं। क्रेब्स साइकिल का जो नाम है वैसे वो देखा जाए तो सेंट जॉर्जी क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया है। तो ये इनके साइंटिस्ट के नाम है सेंट जॉर्जी क्रेब्स। आगे इसी को अपन कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन बनता है, सिट्रेट बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहा जाता है, इसका नाम है। तो कई बार काफ़ी ऐसे नॉर्मल किसी भी एग्जाम में अपन बैठते हैं तो जनरली कुछ चीज़ें इनके नाम के ऊपर भी पूछा जाता है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है इसका अल्टरनेटिव जो नेम है वो कौन सा है। तो ये जो बेसिक नेम है वो अपने को याद रखने हैं कि इसको अपन इस नाम से भी जानते हैं। क्रेब्स साइकिल के आगे अपन बात करें, सबसे पहले अपन यहाँ से लेते हैं कि अपना जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर अपन देखे थे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है ब्रेक हुआ था किसमें, पायरुवेट में, जो कितने मॉलिक्यूल का है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में बना है और साइटोप्लाज्म से ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसके अंदर ये एंटर करता है। जैसे अपन यहाँ पर देखें इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और दूसरी अपन देखें कि जो स्पेस, या फिर अपन इसी को एक कॉमन मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये इनकी क्रिस्टी। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले जो पायरुवेट है उसका एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे ही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो किसकी सहायता से आता है, यहाँ प्रोटॉन की सहायता से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है इस प्रकार से, और यहाँ पे आ जाएगा पायरुवेट। ये बन गया पायरुवेट। ये जो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, सिम ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इसे अपन कह सकते हैं सिम ट्रांसपोर्टर। और ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्टर है, किस प्रकार का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हुआ, तो इसे अपन कह सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर है क्योंकि इसमें एक्ट एज जो एनर्जी है वो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स की सहायता से पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। जैसे ही पायरुवेट इसके अंदर एंटर होता है तो पायरुवेट के ऊपर किस एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले
पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। एसिटाइल को एंजाइम ए जो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो एक अपन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। इसमें जो एंजाइम है यहाँ पे, ये एंजाइम आ जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इसका एंजाइम है। ये जो एंजाइम है इसके आगे अपन डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पर ये जो है NAD कोफैक्टर के रूप में वर्क करता है और NAD से NADH2 का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर 2 पायरुवेट लेके चलेंगे तो 2 NADH और 1 पायरुवेट लेके चलेंगे तो 1 NADH। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो अपना एंजाइम है ये कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, इस पायरुवेट ये जो एक अपन कह सकते हैं ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। ये क्या है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। और इसमें या फिर अपन कह सकते हैं मल्टी सब यूनिट से बना होता है। इसमें 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। तीनों सब यूनिट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर आगे अपन देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें नीड 5 कोफैक्टर। इस एंजाइम को कितने कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, तो इसे अपन कह सकते हैं 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। जैसे अपन देखें थायमीन, पायरोफॉस्फेट। सेकंड अपन देखें लिपोएमाइड, लिपोएमाइड। थर्ड अपन देखें कोएंजाइम ए। इसके अलावा फोर्थ अपन देखें FAD और फिफ्थ अपन देखें NAD+। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो किस प्रकार का एंजाइम है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, एक रेगुलेटरी एंजाइम है। इसमें 5 कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है और 5 कोफैक्टर ये इस प्रकार से हैं। इसमें ये जो मल्टी एंजाइम जो हैं इसमें 3 यूनिट से मिलकर ये बना हुआ एक एंजाइम है, जिसमें से तीनों जो एंजाइम है इसको अपन डिनोट करते हैं E1, E2, E3। इस प्रकार ये 3 सब यूनिट से मिलके बना हुआ एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। इस स्टेप को या फिर अपन कह सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए को, क्यों, यहाँ से ये किस में एंटर करेगा, क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। तो यहाँ तक तो ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ से क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीचों बीच से एक सिंगल स्टेप प्रेजेंट होती है विद हेल्प ऑफ सिंगल एंजाइम। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ये एक अपन कह सकते हैं कनेक्टिव लिंक स्टेप। किसको कनेक्ट करते हैं ये, तो 2 पाथवे को कनेक्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल।
इन दोनों को इंटरलिंक करने वाली एक स्टेप होती है। और कई बार ऐसे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को इंटरलिंक करने वाला जो कंपाउंड है या कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो अपना सीधा सा एग्जाम्पल आ जाएगा, इसका आंसर एसिटाइल कोएंजाइम ए। आगे अपन देखते हैं इनके सब यूनिट के बारे में। जैसे आगे अपन देखते हैं कि ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वो कितनी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो इसे अपन पहले तो अपन कह सकते हैं मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम है, जिसमें 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तीनों सब यूनिट्स को जैसे अपन कहें फर्स्ट सब यूनिट, जिसे अपन E1 के द्वारा डिनोट करते हैं, और यह आ जाएगा अपना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें अपन कहें कि ये जो E1 जो है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुआ है। तो ये अप्रोक्स 24 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। सेकंड अपन देखें, जिसे सेकंड सब यूनिट जो है वो E2 कहलाती है, और उसे अपन कह सकते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये जो सेकंड सब यूनिट है वो आ जाएगी E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, और ये जो सब यूनिट है ये भी 24 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है। थर्ड जो है उसे अपन डिनोट करेंगे E3, जो किसकी बनी होती है, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो है वो एक स्मॉल सब यूनिट है कंपेयर टू दोनों। यहाँ पर दोनों के बजाय यहाँ पर अपन देखा जाए तो ये 12 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई एक स्मॉल सब यूनिट होती है। इन तीनों का अपन अरेंजमेंट अगर अपन देखें तो ये जो है सेकंड वाली, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे है E2। E2 जो है वो एक सेंटर या फिर अपन कोर कहें, कोर वाली स्ट्रक्चर है। इसके साथ यहाँ पे सराउंडिंग अपन देखें तो सराउंडिंग जो है वो घिरी हुई या कवर्ड रहती है E1 सब यूनिट से और E3 सब यूनिट से। इस प्रकार इस एंजाइम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि बीचों बीच से E2 जो है वो मेन फंक्शन करता है। और इसी प्रकार से इनके कोफैक्टर की बात करें अपन तो किस प्रकार से कोफैक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहले E1 का जो कोफैक्टर है वो कौन सा आ जाएगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट। सेम इसी प्रकार से E2 जो एंजाइम है या सब यूनिट है इसका कोफैक्टर अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लिपोएमाइड कोएंजाइम ए। तो ये कोएंजाइम ए आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से E3 के कोफैक्टर अपन देखें तो यहाँ पर भी 2 कोफैक्टर हैं इसके,
FAD एंड NAD प्लस। तो इस प्रकार से टोटल कोफैक्टर कितने हैं? 5 टोटल कोफैक्टर हैं। कभी पूछा भी जाए किसी एग्जाम में तो जनरल सी बातें हैं कि जो E1 है उसके साथ में कोफैक्टर कौन सा है? थायमीन पायरोफॉस्फेट है। E2 जो है उसके साथ 2 कोफैक्टर प्रेजेंट हैं, लिपोएमाइड और सेकेंड आ जाएगा कोएंजाइम A। सेम इसी प्रकार से जो थर्ड सब यूनिट है उसके साथ में 2 कोफैक्टर प्रेजेंट हैं, FAD और NAD। ये इसकी कोफैक्टर की बातें हैं। आगे अपन देखते हैं, जैसे आगे अपन इसकी जो स्ट्रक्चर है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसकी 3 सब यूनिट मैंने आपको बताई थी, E1, E2 और E3। इनको सबके साथ में मैंने अलग अलग आपको कोफैक्टर भी बताए थे। जैसे अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरुवेट से। ये पायरुवेट जो है 3 कार्बन एक मॉलिक्यूल है जो कहाँ से मिला है अपने को? ग्लाइकोलाइसिस से मिला है। सबसे पहले इससे अटैक किया जाता है E1 के द्वारा, और E1 जो एंजाइम है वो कौन से कोफैक्टर को यूज में लेता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसको यूज में लेते हुए ये सबसे पहले निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये कार्बन कम होता है तो यहाँ पर 2 कार्बन बचते हैं, 1 और 2, और यहाँ पे बाइंड हो जाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसे अपन कहेंगे हाइड्रोक्सी इथाइल TTP या TPP। तो इसमें जो एंजाइम आएगा वो तो यूज में आ जाएगा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज या सब यूनिट फर्स्ट। इसमें कोफैक्टर कौन सा आएगा? TPP। सेम इसी प्रकार से अगला कोफैक्टर कौन सा होगा? लिपोएमाइड, और सब यूनिट होगी सेकेंड। लिपोएमाइड की ये स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है पहले से। तो यहाँ पर जो इसकी ये R चेन है, इसकी R चेन को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये इसकी साइड चेन है लिपोएमाइड की। लिपोएमाइड के साथ में जैसे ही ये किसके ऊपर अटैक करता है, ये हाइड्रोक्सी इथाइल TPP के साथ में जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर ये जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यहाँ पर लिपोएमाइड जो है यहाँ पर जुड़ जाता है, और इससे क्या बनाता है? एसिटाइल डाईहाइड्रो लिपोएमाइड बनता है, और यहाँ पर किसको रिलीज कर देता है? TPP को क्या करता है? यहाँ से ये रिलीज कर देता है वापस से, और यहाँ पे से जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनेगा एसिटाइल डाईहाइड्रो लिपोएमाइड। डाईहाइड्रो लिपोएमाइड जो है वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है क्या? यहाँ पर जो लिपोएमाइड है वो वापस से रिड्यूस कंडीशन के अंदर आ सकता है। इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड है या फिर अपन जो बॉन्ड है सल्फाइड बॉन्ड वो इसमें टूट जाता है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा जिसे अपन क्या कहेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम A। क्योंकि जो सेकंड एंजाइम जो सब यूनिट है इसमें 2 कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। एक कोफैक्टर जो है वो लिपोएमाइड और सेकंड कोफैक्टर है कोएंजाइम A। जैसे ही कोएंजाइम A इसके साथ बाइंड होता है तो उस टाइम पर यहाँ से जो मॉलिक्यूल है ये एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोएमाइड, इससे क्या बनता है? जैसे एसिटाइल को एंजाइम बाइंड होता है तो यहाँ पर ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो अपने को चाहिए 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है। आगे अपन देखें 3 सब यूनिट जो है E3 सब यूनिट, जिसमें 2 कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। पहला कोफैक्टर है FAD। FAD जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा है? रिड्यूस कंडीशन में देखने को मिलता है, जो S सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज कंडीशन है। जैसे ही यहाँ से इससे बाइंड होता है तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे चले जाते हैं? ये FAD पे चले जाते हैं, और FAD क्या हो जाता है? रिड्यूस कंडीशन में हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस कंडीशन है। जैसे यहाँ से जो अपन कहें कंडीशन कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये आगे कौन अटैक करता है? इसका यहाँ से अपटेक इसके हाइड्रोजन अपटेक करता है NAD प्लस, और NAD प्लस जैसे ही हाइड्रोजन अपटेक करता है तो ये कन्वर्ट होता है NADH2 के अंदर, और ये जो FAD जो रिड्यूस था वो अभी वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपना ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर वापस से कन्वर्ट होगा। सेम फिर वापस ये ऑक्सीडाइज जो कंडीशन FAD ये वापस से किससे लेगा? यहाँ से ये लेगा लिपोएमाइड का जो मॉलिक्यूल है उससे वापस से हाइड्रोजन लेगा, और ये वापस से कन्वर्ट होगा अपनी रिड्यूस कंडीशन में। इस प्रकार से ओवरऑल जो तीनों सब यूनिट है ये तीनों सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं? एक पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम 3 कार्बन से एक 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जनरेट किया जाता है। तो
इस प्रकार से अपन कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल की जो इंटरलिंक जो कनेक्शन है उसमें एक इम्पोर्टेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसे अपन कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो किस प्रकार का एंजाइम है, एक एलोस्ट्रिक एंजाइम है जिसके साथ में रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट होती है। तो अपन कह सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक रेगुलेटेड एंजाइम है, इसमें नॉर्मल से देखा जाए इसको रेगुलेट करने के लिए कि अगर हाई एनर्जी कंडीशन है, पहले से एटीपी की कंसंट्रेशन अधिक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये एक एक्ट एज ए इनहिबिटर के रूप में वर्क करता है। सेम एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन है एफएडी या फिर कहीं एडीपी जो है उसकी कंसंट्रेशन अधिक है तो एनर्जी डेफिशिएंसी को शो करता है। एनर्जी डेफिशिएंसी शो है तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये पाथवे चलना चाहिए जिसके कारण से एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। तो ये एक्ट एज ए एक्टिवेटर के रूप में वर्क करता है। सेम इसी प्रकार से अगर इनके अलग अलग यूनिट के वाइज देखें अपन, जो E1 है उसके इनहिबिटर कौन से हो सकते हैं, NADH हो सकते हैं क्योंकि हाई एनर्जेटिक कंडीशन है और एसिटाइल कोएंजाइम की कंसंट्रेशन यदि अधिक होती है तो ये फीडबैक मैकेनिज्म दे सकता है। सेम इसी प्रकार से अगर E2 को अपन देखें जो इनहिबिटर है वो सेम वही होगा, एसिटाइल कोएंजाइम की कंसंट्रेशन यदि अधिक है तो फीडबैक मैकेनिज्म देकर इसको ब्लॉक कर देगा इस एंजाइम को। और इसका एक्टिवेटर की कंसंट्रेशन देखें तो अपन एक्टिवेटर हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर अपन कह सकते हैं कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर कोएंजाइम ए वो एक्ट एज ए एक्टिवेटर के रूप में वर्क करता है। आगे अपन देखें जो E3 है उसके अंदर इनहिबिटर आ जाएगा वापस से वही NADH2 और एक्टिवेटर जो है वो आ जाएगा NAD+। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये इंटरलिंक जो कनेक्शन है वो आ जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये एक शॉर्ट अपना वीडियो था, इससे रिलेटेड आगे अपन क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करेंगे कि क्रेब्स साइकिल में आगे कैसे एंटर करता है, क्योंकि दोनों को वीडियो एक साथ बनाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन इसी पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं चैनल पे सब फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।